बेश थोड़ा सभी है ना अपने अपने ग्रुप के अंदर थोड़ा मैसेज छोड़ दो तो और ज्यादा लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आप सब जो समाज के ग्रुप है ना उसमें लिंक छोड़ दो सर थोड़ा थोड़ा। नेटवर्क मार लागे इशू आएगा। बाबूलाल जी का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है अजीत जी, उनका नेटवर्क बहुत स्लो है। बाबूलाल जी आवाज आ रही है आपको? अरे बाबूलाल जी का नेटवर्क स्लो है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा उनका। ठीक है हरीश भाई। चलो अपन हरीश कोटवाल भाई साहब को इनवाइट करते हैं। हाँ जी। हाँ बस तो मैं आज के जो ये मीटिंग का जो शुभारंभ है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज जो सभी महानुभाव जो जुड़े हैं हमारे समाज के सभी भाई बंधु को पहले तो मेरी तरफ से जय माता जी की। आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हमारे बीच पीसी कोटवाल साहब हैं और वो आज हमारे समाज के लिए अपने अनमोल वचन प्रस्तुत करेंगे। अगली आवाज पीसी कोटवाल साहब। जीवन के सभी आयामों में मुझसे श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ सभी भगिनी बंधुओं को मेरा आत्मीय अभिवादन पहुंचे। सबको जय श्री माता जी की। माता जी की वंदना के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ओम आई मात्रे विद्महे योग मायायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हे आई माता, हे आई माता, हम सबको सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं भंवरलाल जी और उनकी सारी टीम को कि मुझे उन्होंने आज ये सुअवसर प्रदान किया। माता जी के बारे में अपने को सभी लोगों को मालूम है कि वे गुजरात के अंबापुर में विक्रम संवत 1472 में प्रकट हुई अयोनी तरीके से, दिव्य तरीके से, और बिलाड़ा में 89 साल उम्र के बाद विक्रम संवत 1561 में अखंड ज्योति में विलीन हो गई। उनका कार्य क्षेत्र गुजरात, मालवा और राजस्थान रहा और पूरे देश में उनके हजारों मंदिर हैं तथा लाखों उनके मानने वाले हैं।
उनका जन्म और कर्म, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, दिव्य है। जन्मम कर्मम च मे दिव्यम। उन्होंने सर एक रिक्वेस्ट, सर एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी आवाज, हाँ सर थोड़ी आवाज तेज रखो, आप थोड़ी सी तेज रखो, तेज आप आवाज मतलब लोगों तक तेज करो। थोड़ी सी तेज रखो, आप बोलने का थोड़ा तेज रखो। हाँ, और चलिए, उनका उन्होंने आवाज बराबर आ रही है, आप आराम से बोलो। हाँ बराबर है सब, आवाज सही आ रही है। देखो, हाँ बोल रहा हूँ मैं। उनका जन्म और कर्म दिव्य था, जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि जन्मम कर्मम च मे दिव्यम। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य रहा है, माता जी का भी जन्म और कर्म दिव्य रहा है। उन्होंने 11 सिद्धांत का एक आई पंथ शुरू किया, जो कि सनातन धर्मों पर आधारित है। 11 सिद्धांत सबको मालूम है, और उसके ऊपर कभी विवेचना होगी तो बाद में करेंगे। मुझे युवा लोगों को संदेह है, तो मेरे हिसाब से युवा केवल उम्र होते हैं, उम्र जरूर होती युवा, लेकिन बहुत से युवा उम्र में युवा होते हुए भी वो युवा नहीं रह पाते, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, विचार एवं कर्म से युवा होना बहुत जरूरी है। और शरीर से ही ये सब मन, बुद्धि, विचार और कर्म होते हैं। तो शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर हमारा सभी साधनों का माध्यम है, और इसके लिए हमको बहुत सारे पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, जो कि हमारे कई सारे पुस्तकों में, कई सारे धर्म के उसमें दिया हुआ है। और ये आई माता पुराण, जो कि उज्जैन के वडेर से छपी है, उसमें भी बहुत सारे हमारे जीवनचर्या के और स्वास्थ्य के सूत्र दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग व्यक्तित्व के विकास के लिए पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। और पुरुषार्थ में कोई ज्यादा नहीं है, दिनचर्या हमारी सही होना चाहिए। आजकल हमने ये देखा है, अनुभव भी किया है, कि ज्यादातर लोगों का सोना, जागना समय से नहीं होता, खाना पीना भी समय से नहीं होता। हमारा शरीर सर्काडियन सिस्टम की घड़ी के आधार पर चलता है। सर्काडियन सिस्टम मतलब जो प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सौर मंडल के ग्रह हैं, वो सब समय से चलते हैं। और अनादिकाल से हमारा शरीर जो आ रहा है बनता हुआ, वो भी उसी घड़ी के आधार पर चलता है। तो हम लोग जब समय से नहीं सोते, मात्र एक अगर हम पक्षी का नकल करें, चिड़िया जो होती है वो सुबह 5 बजे के आसपास सूर्योदय के पहले जाग जाती है, और थोड़ी देर अपना चींचा करती है, भजन करती है भगवान का, और अपने काम पे निकल जाती है। और सायंकाल को सूर्यास्त के पहले कहीं भी जाए, कुछ भी करे, वो सूर्यास्त के पहले वापस अपने घोंसले में आ जाती है। यही अगर दिनचर्या हम लोग भी अपनाएं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार जो होते हैं, जो कि कहते हैं कि नेचर डेफिशिएंट डिजीजेस, आजकल ये बड़ा चला है कि नेचर डेफिशिएंट डिजीजेस, यानी प्रकृति के अनुसार न चलने से जो बीमारियां होती है, वो कोई दवाई गोली से नहीं सुधरती है, वो नेचर के अनुकूल चलने से ही होती है। तो ये चीजें थोड़ी सी हमारी जागने उठने के लिए है। उठने का भी हमको जैसा एकदम से हड़बड़ा के नहीं उठना चाहिए कि अरे भाई कहाँ मेरी चाय और बेड टी, यानी बिस्तर में चाय, मगर मैं उसको BAD बेड यानी खराब चाय कहता हूँ, कि सुबह चाय तो पीना ही नहीं चाहिए। भगवान का नाम लो, अपने पुरखों का नाम लो, माता जी का नाम लो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो, इस तरह से उठें। और फिर धीरे से अपन थोड़ी देर मौन रहें, या मौन में रहें तो कम से कम शब्दों में ही हमारा जो भी है वो संवाद करें, मौन रहें तो ज्यादा अच्छा है। और इस तरह से थोड़े से आदर्श वाली दिनचर्या अपनाएं हम लोग। और खाना पीना भी हमारा समय से नहीं होता, टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल लेके खाते हैं, खड़े खड़े चलते फिरते खाते हैं। भोजनम, ये जो अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म का रूप है, इस अन्न को इस तरह से चलते फिरते, खाते पीते, घूमते फिरते खाना, ये अन्न का अपमान है। और जब अपमान करते हैं तो वो शरीर में हमारे ठीक से लागू नहीं करता, और हमारा शरीर नहीं बनता। और शरीर नहीं बनता है
तो मन होता ही बुद्धि होता है, और जब असर हमको प्रभावित होने लगता है, बाहर आने लगता है, तब हम कहते हैं अरे यार हमको क्या हो गया। तो बहुत दिनों से हम लोग बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए काल भोजनम आरोग्य मूलम, समय से भोजन करते हैं तो आरोग्य हमको मिलता है। और इसी तरह से भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है युक्त आहार विहार से युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवतु। तो ये युक्त आहार विहार की बात भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं। युक्त मतलब उपयुक्त आहार, उपयुक्त समय पर उपयुक्त तरीके से लेना। वो विहार मतलब हमारे व्यवहार कैसा होगा, और युक्त चेष्टा, इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि युक्त चेष्टा से स्वप्नावबोध से, स्वप्न में भी हमारे बोध में गलत चीजें, निगेटिव चीजें नहीं आना चाहिए। यहाँ तक बातें हमारे शास्त्र, धर्म शास्त्रों में कही है, लेकिन हम न तो उसको धर्म शास्त्र को जानते हैं, न मानते हैं, न समझते हैं, और उसका परिणाम हम भोगते हैं। और फिर दवाई गोली के चक्कर में पड़ते हैं। दवाई गोली तो बाएं हाथ पे लगती है, बीमारी दाहिने हाथ पे कभी सही नहीं होती। दवाई गोली अपना उल्टा असर करती है, और वो अपन उल्टा करते ही जा रहे हैं। तो ये एक दिनचर्या के बारे में ये आई माता पुराण में पूरा विवरण दिया हुआ आप लोगों के पास होगा। ये उज्जैन के मंदिर से छपी हुई है। उज्जैन मंदिर को धन्यवाद कि उन्होंने ये किताब आपको समाज को सुलभ कराई है। इसी तरह से पतंजलि के अष्टांग योग है। पतंजलि ऋषि बहुत बड़े हुए हैं, आजकल रामदेव बाबा बहुत अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग मतलब 8 अंग। पहली बात तो योग का मैं बतलाना चाहता हूँ एक क्षण में। योग जो है ना, खाली अपन ने कोई आसन कर लिए, कोई एक्रोबेटिक्स कर लिए, कोई हाथ पैर उठा लिए, ये योग पूरा योग नहीं है। ये योग का एक बहुत छोटा हिस्सा है। कंप्लीट योग का पैकेज आजकल जो बोलते हैं वो पैकेज होता है अष्टांग योग। 8 अंग, 8 अंग होते हैं। वो 8 अंग क्या है? यम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये कंप्लीट पैकेज है। 24 घंटे की लाइफ स्टाइल है ये। और यम भी 5 प्रकार के होते हैं। रामदेव बाबा कहते हैं कि जो योग करेगा वो चोरी चकारी बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि यम नियम पालन करेंगे। यम नियम क्या है? यम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य पे गांधी जी ने और अहिंसा पे गांधी जी ने जीवन निकाल दिया, और गांधी जी उसके ऊपर अमर हो गए। अहिंसा पर, सत्य पर। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने के ऊपर माता जी ने भी लिखा है, उसने अपने दूसरा जो सिद्धांत है आई माता का, उसमें वित्त से संबंधित है कि ब्याज और जुए के बारे में लिखा। जुआ एक तरह की चोरी ही है, तो चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। और ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। खाली ऐसा नहीं कि आपने बोला नहीं, करा नहीं और मन में सोच लिया, तो वो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं माना जाता। ये तो यम है। इसके बाद नियम। नियम क्या होता है? सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान। तो सोच होता है सफाई, मन की सफाई, दिल की सफाई, वाचा की सफाई, व्यवहार की सफाई। शुद्ध मन, शुद्ध वाचन, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध वचन, शुद्ध कर्म, ये होता है सोच। और इसके बाद में स्वाध्याय, डेली स्वाध्याय करो। सोने के पहले टीवी बंद कर दो आधे घंटे पहले, और कुछ गीता, रामायण, आई पुराण या जो आपका आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो भी जिसको मानते हैं, हनुमान जी, राम जी, वो पढ़ करके सोएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। और अगर आप टीवी लगा के सोएंगे, मोबाइल से लेके सोएंगे, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। और नींद अच्छी नहीं आने से आपके जो शरीर के हार्मोन्स है, डोपामीन, मेलाटोनिन वगैरह, वो ठीक से बनते नहीं है। तो सुबह उठकर फ्रेश नहीं होते, आप ताजगी नहीं महसूस करते। आप सुबह उठते हैं, थकावट महसूस करते हैं, अरे यार हाथ पे दुख रहे हैं, ये हो गया, नींद नहीं आई, सपने आ गए, यह हो गया। तो ये हम ही लोग बिगाड़ते हैं, लेकिन हम उसका कारण नहीं जानते हैं। कारण यही हमारी दिनचर्या में बिगाड़ आना। इसलिए हमारा ये कहना है कि योग का मतलब होता है कि आत्मा से परमात्मा को मिलाना। गणित में जो योग होता, गणित का योग होता 1 धन 1 बराबर 2। लेकिन इसमें योग में क्या होता है कि आत्मा हमारी और परमात्मा ऊपर वाला, उन दोनों को मिल करके एक होता है। इसको बोलते हैं योग। योग का है। तो ये हमारे थोड़े से, मैंने आध्यात्मिक योग के थोड़े सूत्र बताए, ये सब मालूम है और अपनी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ करके कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं यम नियम के बाद में आसन। आसन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप अपने शरीर, आवश्यकता और समय के अनुसार
आप कई सारे आसन में से सेलेक्ट कर ले, अपना पैकेज बना ले। जैसे किसी को शुगर की है तो आप अपना मंडूका आसन और इस टाइप के जो है ना नौकासन वगैरह इस टाइप के सेलेक्ट कर ले। कोई मोटापा है तो उसको थोड़ा सा फिजिकल एरोबिक्स ज्यादा करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ आसन कर ले। प्राणायाम, प्राण हमेशा ऊर्ध्वगामी चलते हैं, नीचे से ऊपर चलता है हमेशा। जब कोई आदमी खत्म हो जाता तो अपन कहते फलाना आदमी चला गया, कहाँ गया? ऊपर गया। कहीं दाएं बाएं कहीं नहीं बताते, केवल ऊपर गया बोलते हैं। तो प्राण की गति ऊपर होती है। तो मूलाधार से लेकर अपने शरीर में 8 चक्र जो है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, तो मूलाधार से लेकर के ऊपर तक चलते हैं। और रामदेव बाबा उनको बताते भी कि वे पहले भस्त्रिका करो, फिर कपालभाति करो, फिर आप जो है बाह्यांतर करो, फिर आप उज्जाई करो, फिर आप अनुलोम विलोम करो, फिर भ्रामरी करो, फिर उद्गीत करके इस तरह से आप चलते हैं। ये सीक्वेंस है इनका। इसी सीक्वेंस बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। इसी सीक्वेंस से जब आप अपन करेंगे तब ये लाभ होगा प्राणायाम का। इसके बाद में हरीश भाई, सर का आवाज बंद हो गया है। हरीश भाई, इस कोतवाल साहब की म्यूट हुआ वहां से। चल रहा है नहीं, चल रहा है, आवाज आ रही है। हाँ, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा ध्यान और आसन के बारे में बता रहा हूँ। और ये जो है इसके बाद में धारणा, ध्यान और समाधि तक चले जाते हैं। तो ये आपके योग के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। इससे हमारा स्थूल शरीर जो कि 5 तत्व का बना है, ये सूक्ष्म शरीर से संचालित होता है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से संचालित होता है। तो उसके लिए हमको करना पड़ती है उपासना करना पड़ती है अपने इष्ट की। जैसे अपने इष्ट आई माता है, या राम जी हैं, कृष्ण जी है, दुर्गा जी है, या हनुमान जी, गणेश जी, जो भी जिसको पसंद हो, वो इष्ट की अपन उपासन यानी भगवान के पास में बैठे हम, ये उसका उपासना होती है। सुबह शाम थोड़ी देर, घंटा, आधा घंटा समय के अनुसार बैठे। इसके बाद में होती है साधना, आराधना जो होती है ना, ये दिन भर करते हैं, सेवाएं करते हैं हम लोग ईमानदारी से। डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, आवाज बिल्कुल कट रही है। एक मिनट सर, एक मिनट सर। हरीश भाई, ये म्यूट करो ना। हेलो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है और मैं इसमें फिर मेरा लिंक अपना बोलने का भी टूट जा रहा है। अभी नहीं आएगा सर? हाँ, अभी चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको ये डिस्टरबेंस बंद करने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि योग के बाद में मैं अपनी उपासना के बारे में बोल रहा था कि अपने इष्ट देव की उपासना करें सुबह शाम 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी नियमित रूप से। और फिर साधना, आराधना और ये सेवा तो दिन भर आपकी सात्विक तरीके से चलेगी, तो वही आपको वापस मिलती है। क्योंकि जो आप करते हैं कण कण वही वापस मिलता है, एक एक कण। और अपने को एक कण मिला, अपने को पता नहीं लगता, लेकिन जब बहुत सारे कण इकट्ठे होकर के भड़ाम से अपने ऊपर गिरते हैं अच्छे, तो हमको अच्छा अनुभव होता है। और अगर हमारे बुरे कण इकट्ठे किए हैं तो बुरे कण इकट्ठे होकर के भड़ाम से गिरते, तो अपने को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तमाम तरह की बातें होती है। ये खाली दवाइयों से नहीं मिटते हैं, ये उसी तरह से मिटेंगे जिस तरह से आए हैं ये। तो उनको फिर से अपने को संस्कार की बात करते हैं। संस्कार में आजकल संस्कारहीनता बहुत होती जा रही नई पीढ़ियों में, मैंने देखा हूँ हमारे यहाँ भी। हमारे खाली समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगह संस्कार नहीं हो रहे और संस्कार के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर खेतीहर किसान लोग हैं, तो किसान लोग फसल लेते हैं, एक फसल लगभग 100 दिन की होती है। तो उस 100 दिन की फसल लेने में हम लोग कितना ध्यान रखते हैं, खेत की गुड़ाई करेंगे, अच्छा बीज सही समय पे बोएंगे, खाद देंगे, दवाई देंगे, बीज देंगे, पानी देंगे, और 100 दिन में फसल पक के आती है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना सब करने के बाद भी फसल बिगड़ जाती है, तो अपना 100 दिन का मेहनत, 100 दिन की समय और 100 दिन में जो खर्चा लगा वही गया। लेकिन संतति हमारी, बेटा या बेटी अगर बिगड़ गया तो कम से कम 100 साल का हमारा हिसाब किताब चुकता कर देते हैं वो, हमारे खानदान के नाम का, हमारी जो भी धन संपत्ति वो भी नाश कर देते हैं। और संस्कार के ऊपर हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, संस्कार के ऊपर मैं थोड़ी सी बात यही करूंगा कि बहुत पुराने जमाने में जब ये ऋषि मुनि होते थे, पानी दे थोड़े ऋषि मुनि होते थे, तो आश्रम उनके जंगलों में होते थे, तो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाते आते थे। जब उनके भी बच्चे होते थे, वो भी उनके भी वैवाहिक जीवन होता था, तो जब बच्चे वयस्क होने पर शादी करने का समय आता था तो वो बड़े ऋषि मुनियों से सलाह लेते थे कि साहब ये लड़का है लड़की जवान हो गए, इनको विवाह करना है। तो वो ऋषि मुनि कहते थे कि इनको ये संस्कार लड़की को, ये संस्कार लड़के को करना है, उसके बाद इस तरह से विवाह करना। विवाह को एक संस्कार माना गया है। विवाह को ये पुरानी पद्धति का, अभी आजकल की पद्धति में हनीमून वाला नहीं होता। हनीमून में तो फिर वो ना हनी रहता ना मून रहता, कुछ नहीं रहता, वो अपन लोग भोग रहे हैं। तो विवाह इस तरह से करते थे। और अभी भी क्या होता है कि सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में कुछ लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण मैं सरकारी क्षेत्र के देता हूं। गुजरात में गांधीनगर यूनिवर्सिटी है, वहां पर शुरू से ही संस्कार देने का एक उन्होंने वो चला रखा, वो एक तरह से अभियान चला रखा। लोगों के लिए जाते हैं तो बकायदा वो देते हैं कि कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, क्या करना, क्या नहीं करना। फिर जब पेट में बच्चा आता है तो उसको 9 महीने संस्कार देते हैं। फिर बड़ा होने के जब 5 साल तक संस्कार देते हैं, उसके बाद में वो बच्चा संस्कारवान बनता है। इसी तरह से जबलपुर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी मेडिकल की है, नेताजी बोस के नाम पे। वहां पर मेडिकल के डॉक्टरों ने इसको माना, संस्कार का महत्व, मेडिकल इंपॉर्टेंट, और उन्होंने वहां पर यह अभियान चला रखा संस्कार देने का, गर्भ में आने से पहले, गर्भ के दौरान और गर्भ बच्चा पैदा होने के बाद में संस्कार। इसी तरह से भोपाल में एक अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, वहां पर भी इसी तरह के प्रयास चल रहे हैं। ये 2-3 उदाहरण जो मुझे मालूम था मैंने आपको दिए, और भी हो सकता है सरकारी प्रयास चल रहे होंगे देश में। इसके अलावा निजी क्षेत्र में गायत्री परिवार इसमें अग्रणी है। काफी तरह से उन्होंने पुस्तकें भी छापी है और संस्कार के ऊपर बहुत बातें भी करते हैं और बहुत उनको अनुभव भी लोगों को दिलाते हैं। बाकायदे कि हम जाएं और इसको जाने और माने और अनुभव में लाएं, तब बात की बात है। इसी तरह से आपके पतंजलि में भी देते हैं। इसी तरह से आपके साउथ में जो ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी करते हैं। कई लोग इस तरह से निजी क्षेत्र में भी संस्कार के ऊपर बातें चल रही है। तो ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कार नहीं होने से अगर हमारी पीढ़ी बिगड़ी तो हमारा जो भी नाम कमाया है, हमने जो भी धन संपदा कमाई है, वो सब बिगड़ जाएगी। एक पीढ़ी में 100 साल का नाम बिगाड़ देता है, और कई जगह ये अनुभव देखने में आ रहा है। अभी आजकल देखिएगा, संस्कार नहीं होने से बहुत से लड़के बच्चे भग जाते हैं, बहुत से मर जाते हैं, या बहुत से मार डालते हैं। आए दिन खबरें आते हैं कि संस्कार नहीं है, इसके कारण से होता है ये। तो ये संस्कार होना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, पढ़ाई की बात करता हूं मैं। पढ़ाई संस्कार विहीन होने से बहुत ही समाज को नुकसान हो रहा है। अब एक उदाहरण दूं, आज से 40-50 साल पहले अनपढ़ और गरीब लोग चोरियां करते थे। जो अनपढ़ होते थे, गरीब गुरबे, तो अनाज की, कपड़े की, बर्तन की चोरी करके अपना ले आते थे। अब आजकल के समय में वो गरीब और अनपढ़ लोगों ने चोरी करना बंद कर दिया है, और अब पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। एटीएम में सेंध मारेंगे, किसी का खाता हैक करेंगे, किसी को मंगलसूत्र या पर्स चुराएंगे, किसी घर में घुस के हत्या करके चोरी करेंगे। सारे लोग पढ़े लिखे करते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। ये पढ़ाई लिखाई किस काम की ऐसी, जो संसार में ये अपने समाज में और देश में विकृतियां पैदा करती है। तो ऐसी पढ़ाई से तो न पढ़ाई अच्छी थी ये। तो संस्कार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और ये हमारे और असंस्कारित व्यक्ति परिवार और समाज के लिए और देश के लिए समस्याएं खड़ा कर देता है, जैसा मैंने थोड़ा बताया। और अब संगठन की बात करता हूं मैं। संस्कारित व्यक्ति ही संगठित रहकर समाज हित और देश हित में काम कर सकता है। यह असंस्कारित व्यक्ति कभी नहीं करेंगे देश हित में काम, समाज हित में काम। वो अपने निजी हित में नहीं करते हैं,
निज का, व्यक्ति का नहीं सोचते कि हम ये जो कर रहे हैं गहना कर्मणो गति, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, वो ये नहीं सोचते। वो तो जब भुगतने लगते हैं तभी करते हैं। और अभी एक और बात समझ देखने में आ रही है कि अभी कुछ आजादी के आसपास से 70-80 सालों में हमारे देश में बहुत से नए नए पंथ और नए नए धर्म, विस्मयकारी धर्म गुरु आ गए हैं। वो सब अच्छे हैं, वो अपने आप में अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन हम जिस धर्म में जन्म लिया है, हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने हमको जहाँ जन्म दिया है, वो धर्म सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। तो उसको पहली बात तो जानना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, उसको फिर मानना चाहिए कि कैसे माने, और उसका पालन करना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। इसके ऊपर मैंने एक लेख भी लिखा है, वो इसमें सिविल संदेश में इसी जुलाई महीने की पत्रिका में आया है। हो सकता है आप लोगों को मिली हो और आप लोगों ने पढ़ा हो। तो इसीलिए इतना ही मैं अभी कहना चाहूंगा। आज मेरा पहला ही दिन था, तो मैंने थोड़ा सा आई माता के बारे में बताने के बाद में थोड़े संस्कार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संगठन के बारे में जनरल चीजें बताई है। और ये चीजें कई जगह लागू होती है, हमारे समाज में भी कई तरह से लागू होती है। तो आपको सबको बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत आभार। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद पीसी साहब, आपने बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से संस्कार और शिक्षा के ऊपर आपने वक्तव्य दिया। और मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ जो मेरी समझ में आया। मैं 22 साल से अपनी शिक्षा के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आज से 5000 साल पूर्व हमारी जो शिक्षा थी वो एक ऐसी शिक्षा थी जो जाने माने इंजीनियर जैसे नल और नील इंजीनियर जैसे पैदा करते थे। लेकिन आज की शिक्षा उनके मुकाबले में कोई नल और नील जैसे इंजीनियर पैदा नहीं कर पाए। हमारी वो शिक्षा जो बिना पेन पेपर के ऐसे डॉक्टर प्रोड्यूस करती थी, ऐसे डॉक्टर बनाती थी जो आचार्य सुश्रुत, आचार्य धन्वंतरी जैसे महान आयुर्वेदिक डॉक्टर पैदा किए, आज उनके मुकाबले में हम कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। आज हम जब देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो पुष्पक विमान की तरह थी, जो विमान बनाती मतलब विमानों का भी हमारे उसमें था, मिसाइलों का भी हमारे उसमें था, लेकिन हम उस तकनीक से इतनी दूर आ चुके हैं कि हम उनसे बहुत बहुत दूर तक मतलब उनके कंपटीशन में आ ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति में आ गए। कहने का मतलब ये था कि हम बाल्यकाल में 4 वेद और 18 पुराण पढ़ते थे, और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें आयुर्वेद की शिक्षा लेने में 25 से 30 साल लग जाते हैं, सिर्फ एक आयुर्वेद जो आयुर्वेद का उपवेद है। और अगर इसी स्पीड से, इसी तरीके से अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे तो शायद हमारा पूरा जीवन भी खत्म हो जाए, लेकिन वो जो 4 वेद और 18 पुराण का ज्ञान आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ी खराबी है। और वो क्या खराबी है और वो क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आज हमारे जो बच्चे हैं वो एंजॉय करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ नंबर की दौड़ में चले गए। नंबर की ऐसी दौड़ चालू हो चुकी है कि मेरा बेटा अगर 90% आया, भले ज्ञान आए कि नहीं आए, लेकिन वो बढ़िया हो गया। कंपनी में जाएगा, कमाने कब लगेगा? बोले मेरे बच्चा जब डिग्री लेकर आएगा, मास्टर डिग्री लेकर के आएगा, तब वो कमाने लगेगा। तो मतलब उसकी आधी जिंदगी तो सिर्फ उसने पढ़ाई में निकाल दी, फिर आधी जिंदगी वो कमाने के दौड़ में ऐसे भागता है कि जैसे अपने वो जो तेल निकालने के लिए जो बेल को लगा देते थे और वो घूमता रहता है, वैसे उसकी लाइफ ऐसी बन गई। तो हमारी शिक्षा जो ऐसी बन चुकी है कि हमें उससे बाहर आने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैंने जो चीज अनुभव करी है वो ये है कि हमारी शिक्षा को अगर थोड़ा सा चेंज लेकर के आ जाए, थोड़ा सा तरीका बदल दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हर एक व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति निकलेगा। मतलब ये शिक्षा और ज्ञान में थोड़ा सा अंतर आता है। शिक्षा का मेरा मतलब यह है कि अपन स्कूल में जाते हैं, किताबें पढ़ ली, लेकिन वो दिमाग के अंदर जो सोच पैदा करनी चाहिए वो सोच पैदा नहीं कर पा रही है। हम एक उस मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं जो मैकाले ने हमारे एक शिक्षा पद्धति को दे दी है कि अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आप बहुत सुपीरियर हो गए। मैं ये कहता हूं कि
आप हमारी मातृभाषा, हम उस पर गर्व करना चाहिए। और उसके बजाय हम क्या करते हैं कि इंग्लिश आएगी तो हम सुपीरियर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिनकी ये मातृभाषा किताब डब्बे में निकाल लेना, डब्बे में, डब्बे के अंदर ऊपर की किताब है, डब्बे के अंदर। जी जी। सरस्वती की फोटो, हाँ ले आओ। तो मैं जो शिक्षा सिस्टम लेकर के आ रहा हूँ आप सबके साथ, वो सिस्टम ऐसा है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अपनी यही माँ सरस्वती जो है, जो ज्ञान की जो भंडार है, और उसी नहीं, ज्ञान। ये पुस्तक बता रहा हूँ, जो कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, अंग्रेजी भाषा में मत दीजिए, पुस्तक है ये। बिल्कुल, मैं आपकी इस चीज को मैं आपके पास आऊंगा और इस चीज के ऊपर मैं और विस्तृत चर्चा करेंगे कि अगर मैं चीज को सोचता हूँ तो मेरे दो दिमाग होते हैं, एक सामने वाला और एक बैक वाला। अगर मैं सोचता हूँ इंग्लिश में और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, फिर इसका रिवर्स करता हूँ, तो अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाती है। इसी के कारण से हमारे जो विचार होने चाहिए स्ट्रांग, वो इतने स्ट्रांग नहीं बन पाते, क्योंकि हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और वो जो तरीका हो गया उससे हम बाहर निकलने की जरूरत पड़ी। दूसरी चीज, हमारे पास विजुअलाइजेशन वाला सिस्टम नहीं है, गुरु वाला सिस्टम। आज क्या है कि हमारे जो टीचर वाला सिस्टम बन गया है, अध्यापक वाला है, जो अध्यापन करवाता है, ज्ञान नहीं देता है। अध्यापन करवाना और ज्ञान देने में बहुत अंतर आता है। ज्ञान देने वाला ये है कि अगर आपने जो चीज पढ़ी है उस चीज का हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग लाया जाए, नंबर नहीं, दैनिक जीवन में कैसे उपयोग लाया जाए, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस चीज से दूर होते चले जा रहे हैं। मैंने 100 से 200 प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर बनाया है कि अगर मान लो मेरा मोबाइल खराब हो जाए तो मैं उस मोबाइल का कहीं उपयोग कर पाऊंगा क्या? क्या मेरा लैपटॉप खराब हो जाए, क्या मेरी टीवी खराब हो जाए, या कहीं ना कहीं मेरे घर में वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, ये 150 से 200 प्रोजेक्ट ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक साइड। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर साइड, फिर आते हैं कि हमारे घर के अंदर फालतू चीजें उसका कोई उपयोग किया जाए। ये हमारी शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। और हमारे को पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे को इस ऐसा पढ़ाया जाता है कि आपको नंबर कैसे लाया जाए, आपको बड़ी कंपनी में काम कैसे करने को मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आप ऐसे बन जाओ कि बड़ी कंपनी में जो इंजीनियर काम करते हैं, बड़ी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम करते हैं, वो आपके लिए कैसे काम करें, आप उनको कैसे अप्लाई करवाओगे। वो जो सोच है उससे हम थोड़ा सा दूर हट गए थे। और ये जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई थी, इस शिक्षा पद्धति को अब हमें इसको साइड में करने की समय आ चुका है। मैं इसमें 2 या 3 चीजें रखूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, क्योंकि आप सब इन चीजों को जानते हो। लेकिन मैंने जब स्कूलों और कॉलेजों में जब मैं सेमिनार देने जाता हूँ और लोगों से मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, तो उनके टीचर मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये बच्चा जो है बहुत सुपीरियर है, बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भैया ये ब्रिलियंट है, ये क्यों नहीं है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, बोले इसके कोई नंबर नहीं आते हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि ये जो सामने जो लाइट दिखती है आपके लिए क्या है, ये लाइट नॉर्मल लाइट है कि इसमें आग है? और उनका उत्तर होता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल लाइट है, अगर आग होती तो इनके कपड़े जल जाते, अगर आग होती तो ये घास जल जाती। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं आपको एक नया तरीका देता हूँ कि इस नॉर्मल लाइट में एक बिलोरी कांच लेकर के आते हैं और एक पेपर के ऊपर इसको डाल करके दिखाते हैं। जैसे ही उनको ये चीज बताई तो उनके दिमाग में पिक्चर बन गई कि भैया इससे तो आग पैदा हो जाएगी। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या आग आग जो है वो लाइट में थी या आग उस बिलोरी कांच में थी? उनका उत्तर था आग तो लाइट में ही थी। तो मैंने कहा यही आपकी गलती होती है कि आग तो स्टूडेंट के अंदर भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक को तो ब्रिलियंट कहा और एक को आपने डफर बना दिया। और मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि मैं 9वीं फेल हुआ, मैं 10वीं भी फेल हुआ, मैं भी IIT तक गया। तो मैंने उसी चीज के ऊपर मेरे क्वेश्चन उठे कि मेरे में ऐसा क्या था कि एक ढोर चराते हुए 9वीं फेल होते हुए मैं IIT तक पहुंचा, तो कहीं ना कहीं मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ एक दूसरे से। और वहीं से मेरी रिसर्च चालू हुई और रिसर्च के 3 बिंदु निकले। हमारा सिस्टम अगर कभी सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन वाला सिस्टम हो, दिखाने वाला सिस्टम, जैसे क्रिकेट को आप देखोगे तो आपको बड़ा मजा आता है,
लेकिन अगर क्रिकेट की किताब बना दें और उसको कहे कि इसको पढ़ करके और फिर खेलना, तो शायद वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही चीज हमारे इसमें आता है। दूसरी चीज कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको वापस कैसे उसको ट्रैक पर लाना। जैसे मान लो कि मैं अगर एक खाद की बोरी दे दूं आपको और कहता हूं कि भैया इसको खोलना है, एक किसान का व्यक्ति होगा, उसको अनुभव होगा ना, तो वो क्या करता है कि इसको कट करके और इस तरह से खोल लेता है एकदम से। लेकिन यही खाद की बोरी अगर एक अनुभवहीन व्यक्ति को देंगे तो वो पिन से ऐसे ऐसे करके खोलने की कोशिश करेगा और एक दिन में वो बड़ी मुश्किल से 5 या 10 बोरी खोलने के बाद में वो बोल देगा, अरे यार ये तो बहुत ही बोरिंग वाला काम है। मतलब हमारी चीज कैसे समझाई जाए, बच्चों के दिमाग तक कैसे उतारी जाए, वो सिस्टम अभी हमारे को जरूरत है। तीसरी चीज, हमारे सिस्टम में हमने ये डिफाइन कर दिया कि जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा कमाने के लायक नहीं बने। मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आपके घर की दुकान होती, अगर आपका घर की फैक्ट्री होती, आपका घर का कोई व्यवसाय होता, तो क्या उनसे ये बोलते कि आपकी डिग्री होगी तभी आप उसके अंदर आकर के बैठोगे? मेरा उनसे यही प्रश्न था कि क्या आप उनको मौका नहीं दे रहे हो? अगर नहीं दोगे तो वो वही चीज करेगा जो आज निकाले करके गया है। तो कैसे मौका चाहिए? मैं उन मौके की बात करता हूँ कि अगर एक छोटा सा बच्चा होता है जो मात्र 2 साल का होता है, तो वो बोलने लग जाता है। कोई किताब नहीं दी उसको हमने, कोई पेन पेपर नहीं दिया उसको। अगर बच्चों के साथ खेलने भेजा जो दूसरी भाषा में बात करता है, तो 2 या 3 या 4 लैंग्वेज भी बात करने लगता है। वहां पर भी हमने किताब नहीं दी उनको, सिर्फ हमने क्या दिया? मौका दिया। उसी बच्चे को हमने मोबाइल दिया, मोबाइल सीख गया। उसी बच्चों को अगर लैपटॉप दिया तो लैपटॉप भी सीख गया। हमने उनको किताब नहीं दी थी। यही हमारी जो सिस्टम की जो प्रॉब्लम है कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ो और उसको फिर समझने की कोशिश करो, उसके बजाय उसको एक मौका दो एक दूसरे के साथ चिंतन करने का, एक दूसरे के साथ डिबेट करने का। वो डिबेट वाली सिस्टम हमारे यहाँ पर मिसिंग है। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम बना है वो ऐसा हो चुका है कि हमें किसी न किसी तरीके से नंबर लाना है और बड़ी सी कंपनी में जाकर के काम करना है। अब वो बड़ी सी कंपनी क्या है और कब काम करेगा? मैं आज एक किसान के व्यक्ति के तौर पर मैं आपको 2 प्रश्न आपके सामने रखता हूं कि अगर मैं आपके पास आ करके एक ऐसी फसल के बारे में बात करूं जो 25 साल के बाद में फलस देगी, क्या वो फसल लगाने के लिए आप तैयार रहोगे क्या? आप शायद इमीडिएटली मुझे मना कर दोगे कि 25 साल, हमें तो यहाँ तो 6 महीने की फसल में भी हम सोचते हैं कि इससे भी जल्दी अगर हो तो हम तो वही लगाएंगे, तो हम 25 साल की फसल का कैसे वेट कर सकते हैं? तो मैं तो उनसे यही प्रश्न पूछता हूँ कि आपके घर के अंदर जो फसल तैयार हो रही थी, क्या आपने उसको 25 साल के लिए ढकेल नहीं दिया? आप ये नहीं सोचते हैं कि वो जब ग्रेजुएट होगा या पोस्ट ग्रेजुएट होगा तब तक उसकी उम्र 25 साल हो चुकी होगी और फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो उसके बाद में अगर उसने प्लस नहीं लिया तो फिर उसकी गलती किसके किसके माथे डालोगे आप? ये किसकी गलती होगी? तो कहीं ना कहीं हमारे इस सिस्टम के अंदर एक ऐसी सोच, जो बच्चा 5वीं पढ़े 6ठी पढ़े लेकिन वहीं से उसकी अर्निंग चालू हो जाए, लर्निंग एंड अर्निंग टूगेदर। क्यों ना हम उस सिस्टम को अडॉप्ट करें कि जब बच्चा घर में बैठा है और जब जैसे ही उसके माइंड में अगर कोई वॉशिंग मशीन की मोटर दिख जाए तो उसको मालूम पड़ जाना चाहिए कि इससे कोई प्रोडक्ट बन सकता है, और ये प्रोडक्ट हमने तो ऐसे खेल खेल में बनाया है, तो इसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के जाएंगे तो उसका पैसा मिलने लगेगा। तो क्यों हम डिग्री का वेट कर रहे हैं? आज इंजीनियर जो बन रहे हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम पर बन रहे हैं, बाकी के जो होते हैं वो तो वहीं पर जाकर के करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तो वो जो चीज वहाँ कंपनी में जाकर सीखते हैं वो हमारे यहाँ गांव में आकर के या खेतों में आकर के क्यों नहीं सीख पाते? क्यों हम उनको मौका देने से वंचित करते हैं? ये जो मौका देने वाली जो प्रक्रिया है वो हमें बहुत जरूरी हो चुकी है। हमारे समाज के सामने एक ज्वलंत उदाहरण बताता हूं कि जिस व्यक्ति ने, जो 5वीं पास हो या 8वीं पास हो, कोई कहता कि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन उन्होंने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी करी है। और ये वो लोग हैं जो ज्ञान अर्जित किया है, वो उन्होंने शिक्षा नहीं की थी। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं प्राइमरी का हूँ, कि मैं मिडिल का हूँ, कि मैं MBBS हूँ, कि मैं इंजीनियरिंग हूँ। नहीं, उन्होंने कहा है कि मैंने अनुभव लिया है कि किस तरीके से फैक्ट्री खड़ी करी जाती है और उसी फैक्ट्री में फिर बड़े बड़े इंजीनियर काम करते हैं, और वो इंजीनियर होते हैं जो IIT से पास होकर के उनकी कंपनी में काम करते हैं। तो कौन बड़ा हुआ, जो इंजीनियरिंग को नौकरी दे रहा है या वो व्यक्ति
जो खूब पढ़ा है और वो उसी व्यक्ति के यहाँ पर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, सोच बदलने की भी जरूरत है। तो प्रश्न यहीं से चालू होता है कि बोलने में तो बहुत अच्छा लगा, अगला कदम क्या, आगे कैसे करेंगे? अगर मैं हमारे बच्चों को इसी लाइन में अगर हमको डालना है, तो क्या ऐसा होगा कि हमारे बच्चे के लिए जो अभी जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता है, तो क्या उसके लिए और 2-3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? या ऐसा कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे जो बच्चे हैं वो जो 8 घंटे पढ़ते थे, क्या वो 3 घंटे में ही अपनी पढ़ाई खत्म कर पाएंगे? और उसका उत्तर है हाँ। मैं इसी चीज के ऊपर मैं आपको कुछ पॉइंट के साथ में बताना कोशिश करूंगा, शायद मेरी बात आपको समझ में आए, तो आप मेरा समर्थन जरूर करना। जो पढ़ाई का जो तरीका होता है, एक सेकंड, हमारे यहाँ जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो क्या है कि अगर कोई चीज समझ में आने लगती है और लिंक बैठने लगती है तो वो फटाफट होगा, लेकिन ये लिंक बैठाएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल हम ये एक काम करेंगे कि हम उनके सामने जो चीज पढ़ने वाली होती थी उसको हम दिखाने वाली बनाएंगे। पढ़ने वाली और दिखाने वाली का एक उदाहरण देता हूं जो आप मुझे 100% सपोर्ट करोगे कि मैं बात करता हूं सन 86-87 की, जब रामानंद सागर रामायण लेकर के आए थे। उससे पहले तक तो हमने रामायण के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन हमें मालूम भी नहीं रहता था कि क्या क्या होता था रामायण के अंदर। हम सिर्फ पाठ पढ़ने की तरह से पढ़ते थे, उसको पूजा की तरह से पढ़ते थे, लेकिन हमने कभी भी उसको समझने के हिसाब से कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन रामानंद सागर ने मात्र 24 या 25 घंटे के अंदर पूरा, अगर मैं उसको सार को मैं जोड़ के देखूं तो 24 या 25 घंटे के अंदर रामायण उन लोगों के दिमाग के अंदर डाल दी जिन्होंने कभी किताब भी हाथ में नहीं उठाई थी। तो आप इस चीज को तो मानते हो कि इतनी मोटी रामायण को मात्र 23-24 घंटे के अंदर अगर अपन दिमाग में डाल सकते हैं, तो क्या हमारे बच्चों की छोटी छोटी बुक्स जो है, क्या ये 1-2 घंटे के अंदर नहीं डाली जा सकती? क्या बिल्कुल डाली जा सकती है। उसके बाद में हमने बी.आर. चोपड़ा की भी देखी, महाभारत भी देखी हमने, और वो भी दिमाग में आज दिन तक कभी नहीं भूले हम। लेकिन अगर किसी बच्चे को एक छोटी सी बुक वो अगर 2 साल पहले पढ़ी हो या 2 महीने पहले पढ़ी हो, उससे पूछो, बोले यार मैं भूल गया। क्यों? क्योंकि उसको हमने दिखाई नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ाई है। तो हमारे जिस सिस्टम में बदलाव लाने की जो जरूरत है, उसमें सबसे पहला बदलाव, इतने मोटे उपन्यास से 3 घंटे के अंदर एक मूवी बन जाती है, पिक्चर बन जाती है। वो 3 घंटे अगर हम उस मूवी में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा जो है, मतलब मूवी के अंदर एक छोटे बच्चे से लेकर के हीरो बनता है, गाने गाता है, बूढ़ा होता है, उसके बड़े बच्चे हो जाते हैं, और उसके अंदर जो जो बदलाव आते हैं वो सब कुछ हमने उसको न केवल देखा है, हमने उसको अनुभव किया है। कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और हमने उनको देखने की कोशिश करी है। अगर मैं कहूं कि इतना मोटा उपन्यास 3 घंटे के अंदर न केवल हमने उसको देखा है, बल्कि उसको हमने अपने ग्रहण भी कर लिया। वही उपन्यास मैं आपको अगर देता हूं तो आप 2 महीने तक पढ़ते रहोगे, और 2 महीने पढ़ने के बाद में मैं अगर साल भर के बाद में भी पूछूंगा तो आप शायद भूल जाओगे कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या भूल गया। जबकि मैं 1 महीने में अगर 10 मूवी भी देखूं तो 10 की 10 मूवी मेरे को बराबर याद रहती है। लेकिन 10 उपन्यास पढ़ना, मेरे ख्याल से याद रखना तो बहुत दूर की बात है। 10 उपन्यास पढ़ते पढ़ते इतने बोर हो जाते हैं कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमारी शिक्षा पद्धति में हम क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? बिना पेन पेपर, जो गुरु करा करते थे, जिस तरीके से हमारे जो भगवान मतलब हमारे जो संजय जो को दिव्य दृष्टि दी थी कि आप युद्ध भूमि में जो भी हो रहा है आप हमें दिखाओ, है ना। तो ये जो दिव्य दृष्टि दी थी, वो दिव्य दृष्टि देने वाले गुरु की तरह हमको भी बनना है, और हमें हमारे बच्चों का भविष्य इस तरीके से उज्जवल करना है कि जो 8 घंटे अभी पढ़ रहे हैं उसको 8 घंटे से कम करते हुए उसको 2 घंटे से अंदर लाना है। बाकी के जो 4 और 6 घंटे बच जाते हैं, उस 4 और 6 घंटे के अंदर मैं क्या करवाने वाला हूँ, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज कि हर रोज वो एक चीज उठाएगा और कुछ न कुछ नकल उतार करके उस चीज को कॉपी करके, जिस तरीके से अपने खिलौने के लिए या पजल के लिए आते हैं, उसके सामने बोर्ड रहता है, उसको देख देख करके वो बनाते हैं, उसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट उसको बनाएंगे।
9 बार 10 बार वो कॉपी करेगा, 9 से 10 बार वो कॉपी करेगा और 11वीं बार वो खुद से बनाने लगेगा। उसके विचार इस तरह से पैदा होंगे कि जिसके द्वारा वो अपने न केवल प्रोडक्ट बनाएगा बल्कि दूसरों की समस्या देखते से ही अपने विचार व्यक्त करेगा कि इस समस्या को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, हम अधिकतर किसान परिवार से आते हैं, अधिकतर हम किसान परिवार से आते हैं। आज से 20 साल पहले तक हम पानी के नाम पर बड़े परेशान होते थे कि पानी नहीं है। नहीं, पानी अगर होता तो हम ऐसी खेती कर लेते, पानी होता तो हम वैसी खेती करते। और जब इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन लेकर के आए तो हमारी खेती के अंदर एक नया वेलोसिटी, नया मोमेंटम आया। मैं ये कहता हूं कि अगर खेती के अंदर मात्र ड्रिप इरिगेशन एक नई क्रांति ला सकता है तो क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई के अंदर इस तरह के नए सोच उनके जीवन में एक नया परिवर्तन क्यों नहीं ला सकते? ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए हमारे समाज के सामने मैं बहुत जल्दी ये सिस्टम एक लेकर के आने वाला हूं, जिसमें हमारे घर के अंदर बच्चा पढ़ते पढ़ते लर्निंग और अर्निंग टुगेदर, मतलब पढ़ाई और कमाई दोनों एक साथ हो। और हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा 25 साल का होगा फिर ही कमाने लगेगा। हम तो ये कहेंगे कि बच्चा 5वीं में फेल होता है कोई बात नहीं, कमाने तो लग गया। 6ठी में फेल होता है कोई बात नहीं, कमाने तो लग गया। अगर ये कमाने का तरीका अगर वहीं से चालू हो जाए तो माँ बाप का टेंशन वहीं से खत्म हो जाता है और बच्चे के ऊपर भी एक दबाव नहीं आएगा कि मेरे को इतनी सारी किताबें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये याद करते 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 ऐसी हालत हो जाती है कि उन बच्चों को ये भी याद नहीं रहता है कि उनका बचपन कहाँ चला गया और उनका आधी जवानी कहाँ चली गई। वो तो सीधा उसी चीज में लगा है। अब उनसे आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो बहुत ईमानदार बनेगा, कहीं ना कहीं हम उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी इसलिए कर रहे हैं कि हमने उस सिस्टम के ऊपर कभी बात, तो उसके ऊपर बात ही नहीं करी कि बेटा एक काम करो कि नौकरी गई तेल लेने, सबसे पहले तो आप नौकरी देने वाले कैसे बनोगे उसके ऊपर काम करो। 1 साल फेल होगा, 2 साल फेल होगा, 3 साल फेल होगा, 4थे साल तो कोई ना कोई आपको हेल्प कर ही देगा। हमको उस लाइन के ऊपर जाना है। नौकरी, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ज्ञान आ गया तो नौकरी तो आपको वैसे भी मिलनी ही मिलनी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ज्ञान के अभाव में चलते हुए हमारे सभी ये समस्याएं हम झेल रहे हैं। बस मैं आज इतना ही कहूंगा। बाकी रही बात, मैं अगले रविवार अपने सिरवी ई मिलन और साथ ही साथ ई मिलन के बाद में हमारा जो नया कदम जो पिछली बार हमने जो चर्चा करी थी, उस चर्चा के ऊपर हमारा बहुत प्रोग्रेस हुई है। मैं उसके ऊपर भी विचार रखूंगा। हाँ जी, हाँ जी बाबूलाल जी, आप म्यूट पे हो, आप पूछ सकते हो जो भी। आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो बाबूलाल जी, आप म्यूट पे हो। बाबूलाल जी का स्पीकर ऑन नहीं हो रहा है बार बार। हो गया। हेलो हाँ हो गया, हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साहब। आपने जिस प्रकार से सिस्टम बनाया है, वास्तव में हमारे समाज के लिए एक अभूतपूर्व बदलाव, जो कि मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही बदलाव समाज में अब आएगा। और इसका मुख्य कारण ये है कि वर्षों से हमारा समाज जो मतलब यानी कि वर्षों से यानी कि गुलामी झेलता झेलता आया है। 1200 वर्ष मुगल साम्राज्यों की गुलामी, 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी, और रही सही है अभी जो राजनीतियां चल रही उसमें, और कुल मिलाकर के अब फलीभूत हुआ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से। लेकिन एक दुख की बात यह है कि इतने सारे मंदिर बने हैं, इतनी सारी संस्थाएं बनी है, लेकिन हमारे आई पंथ में जो माता जी ने जो कुछ भी मतलब उपदेश दिया, माता जी के बारे में जिन लोगों ने ग्रंथ लिखे, हमारे सिरवी समाज में जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, वे सारे ग्रंथ, वे सिरवी समाज के जो इतिहास है, मेरा निवेदन था कि प्रत्येक मंदिर तक पहुंचना था। और साथ साथ में हर महीने, हर 15 दिन में, हर 8 दिन में वो माता जी का जो उपदेश है और सिरवी समाज का जो इतिहास है वो हमारी भावी पीढ़ी को बतलाना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि आपने जो सिस्टम निकाला है
ऐसे कितने ही सारे सिस्टम निकाल करके और आप अति शीघ्र हमारे युवा पीढ़ी को यानी कि आई पंथ से भी जोड़कर रखेंगे, साथ साथ में हमारे सिरवी समाज का जो इतिहास है उस इतिहास को भी दोहराने के लिए यानी कि उन बच्चों को दिल दिमाग में वो बातें बतलाने के लिए आप कोई न कोई ऐसा उपाय करेंगे जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। हमारा सिरवी समाज वैसे तो अब काफी अच्छी स्थिति में हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ टांग खिंचाई छोटी मोटी चलती है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सब लोग एक साथ में एक जाजम पर बैठने की बात चल रही है तो निश्चित रूप से सब लोग एक साथ बैठेंगे, उठेंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा। और आप जैसे महानुभाव और भी है समाज में, वे सब मिल करके अपना अपना जो भी विचार है, अपने अपने जो भी तथ्य हैं, जैसे आपके पास में जो ये हुनर था उस हुनर के माध्यम से आपने समाज को जोड़ने का प्रयास किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और साथ साथ में निवेदन करता हूं कि हमारे जो भोपाल के आदरणीय जिन्होंने श्री आई माता जी की जो पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक मान लीजिए उज्जैन में उपलब्ध है, अन्य जगह भी उपलब्ध होगी, लेकिन जितने सारे लेखक हुए हैं, जिन लोगों ने हमारे समाज के लिए आई माता जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ऐसे कोई भामाशाह नहीं निकले जो उनके इतिहास को प्रत्येक मंदिर तक पहुंचाए। मैंने देखा करोड़ों रुपए एकत्रित हो जाते हैं, करोड़ों रुपए में सब कुछ संस्था भी बन जाती है या किसी का सहयोग भी हो जाता है, लेकिन इस तरह का सहयोग देने वाले व्यक्ति अगर समाज में होंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। छोटा मुंह बड़े बात साहब, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस प्रकार का ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। समाज में बहुत कुछ उत्सुकता बनी हुई है कि निश्चित रूप से अब समाज एकजुट होकर के एक कड़ी में जुड़ने वाला है और सब मिलजुल करके कार्य करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी जितने भी आज इस ऐप पर जुड़े हुए सिरवी समाज के स्वजाति बंधु हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप प्रत्येक रविवार को जैसे हमारे भंवर लाल जी और हमारे हरीश जी मुलेवा साहब ने जो ये ऐप बनाया है, इसमें आप जुड़ें और अपनी जो भी जानकारी हो वो जानकारी ऐप तक पहुंचाए। हो सकता है आपकी कुछ समस्याओं का भी हल इसमें खोजने का पूरा प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और भी आगे अभी जैसे हरीश जी मुलेवा साहब ने बताया, मैं बहुत खुश हूं कि बच्चों के लिए कुछ एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल के साथ साथ में जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलेंगे, यानी कि जो कुछ भी सीखना होगा, समझना होगा, ऐसी पद्धति साथ साथ में वो अपनाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कभी कभी बोलने में गलती कर जाता हूं, लेकिन मेरी बात में कोई अगर आप लोगों को गलत लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन समाज का अंश हूं, समाज का अंग हूं, इसलिए समाज को दुखी करना नहीं चाहता हूं, दुखी देखना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे समाज में अब अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। कुछ हद तक कुछ बातें होती है, उन बातों का समाधान हो जाता है, इसलिए अन्य बातों पे सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अन्य बात पर न जाते हुए सिर्फ समाज के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे, समाज के साथ कदम से कदम मिला के चले। बस इसी आशा और अपेक्षा के साथ क्षमा चाहता हूं। भंवर लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इस तरह का जो ऐप बना करके समाज में एक बहुत ही अच्छी खुशी का वातावरण में बार बार यही बतला रहा हूं कि सभी लोग यही चाह रहे हैं कि ऐसे ऐप के माध्यम से ही समाज में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा बाबूलाल जी। जी टिप्पणी ये है कि आपने जो बोला है कि ये हर बडेर तक पहुंचे बुक। जी जी जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 22 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और मैं ये देखा है कि तकनीक का इतना ज्यादा उन्नत होती जा रही है कि अब ये जो बुक है ना, वो बुक घर घर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन सॉफ्ट कॉपी। आप उस एक बुक को अगर छपवाते हो, उसकी कीमत आपको मान लो 20 रुपए पड़ती है, तो ये सॉफ्ट कॉपी है वो 10 पैसा पड़ेगी आपको।
अब आप निर्णय आपका है कि क्या 10 पैसे वाली चीज अपने को रखना है। नंबर दूसरा कि जब भी आप कहीं पर भी जाओगे, आपकी लाइब्रेरी आपके मोबाइल में चलेगी। ये तो एक बुक बता रहे हैं। मैं इसी चीज को, जिस चीज के ऊपर मैं बात कर रहा था कि बिना पेन पेपर, इसका मतलब ही ये हुआ कि मैं अपनी किताब, मैं अपनी जो पेन है वो तो मैं घर पे रखूंगा, लेकिन तकनीक में अपनी जेब में रखूंगा। जैसे आज आप में देख रहे हैं कि कोई भाई जो है अपनी दुकान में बैठ करके, कोई भाई है जो अपने घर पे बैठ करके, कोई अपने ऑफिस में बैठ करके ये सब चीजें देख पा रहे हैं। ये तकनीक की देन है, वरना हम इन सबको इकट्ठा करना एक अपने लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होती थी। आज एक बटन क्लिक करा और अपन जुड़ गए। मैं उसी तकनीक के ऊपर आया, उसी तकनीक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि हमें नई सोच लानी पड़ेगी। वो नई सोच यही है कि हमें डिजिटल कंटेंट बनाने ही पड़ेंगे। ये एक किताब की जो छपाई का जो खर्चा आता है, उससे आधे खर्च में डिजिटल बनती है। दूसरी बात कि अगर आपने वो खर्च करने के बाद भी वो किताब क्या है कि एक बार बना दी और वो किताब कुछ जगहों पर पहुंची और उसके बाद में पता चला कि वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। लेकिन ये जो डिजिटल बुक है, ये तो क्लाउड में है, एक बार नहीं, आप हजारों बार यूज करो, कोई खराब नहीं होने वाली है। इसी कड़ी के ऊपर मैंने जो पहला कदम रखा है वो है हमारे समाज के सारे बड़े जो अगले सप्ताह में 2 सप्ताह तक मेरे स्वास्थ्य की खराबी के कारण से मैं काम नहीं कर पाया, वरना मैं ये पिछले सप्ताह ही ये काम आना था कि वो अगले सप्ताह से हमारे जितने भी समाज के जो बड़ेर है उनकी जानकारी जैसे ही लगाओगे और रखोगे, ये जो इंफॉर्मेशन है बड़ेर लेवल से जुड़ने चालू हो जाएगी। और उसके आधार पर हम ये भी बता पाएंगे कि हमारी समाज में एक बड़ेर में कितने लोग जुड़े हैं, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने लेखक, कौन समाज में अग्रणी है और कौन समाज में सेवा देना चाहता है, कौन कौन सी अपनी सुविधाएं अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन अब तकनीक के माध्यम से आप तब तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन ये प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि आप और आपके साथ साथ सभी जो अपने मिलने वाले हैं उनसे जुड़ करके और हम सब एक कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। क्योंकि मेरा काम तकनीक है, आपका काम पहुंच है, आपका काम लोगों के बीच में जुड़ना है। आप वैसे ही आप उसमें सक्षम हो तो हम दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो हमारी ये जो काम है वो काफी पावरफुल बन करके निकलेगा। जी सर, एक निवेदन और है कि बाबूला हरीश भाई सर, एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ, मात्र 1 मिनट का। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरह का अगर कोई ये कार्यक्रम मतलब बना रहे हो, योजना बना रहे हो, तो मैं निश्चित रूप से समाज के सभी स्वजातीय बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आपके इस कार्य में वे सभी मिलकर के हेल्प करेंगे और समाज के विकास में वो लोग सब मिलकर के सहयोग करेंगे साहब। जय माता जी की। हाँ हरीश भाई, दयाराम जी बासा जुड़े हैं, उनको भी ले लो, और भी आप लो ना अपने आदरणीय जो जुड़े हुए हैं। आप दयाराम जी साहब, आप तो नाम बताते जाओ, मैं आमंत्रित करता जाऊंगा। दयाराम जी साहब, दयाराम जी बासा। दयाराम जी बासा। हाँ भंवरलाल जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ भंवरलाल जी। हाँ सर, मैं अब यहाँ से विदा होऊंगा। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आपका आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद पीसी साहब, आपने अपना अमूल्य टाइम दिया। सर का 9 बजे के बाद बोलना बंद हो जाता है, बिल्कुल ये 9 बजे के बाद इनका मतलब सोने का टाइम हो जाता पूरा। जी 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 दयाराम जी बासा। और भी दूसरे और कोई बोलना चाहे तो। मोहन प्रकाश जी, इससे निवेदन है कि वो अपने विचार देवे। मोहन प्रकाश जी, चोल जोधपुर। मोहन प्रकाश जी, हाँ साहब। जय माता जी के साथ सबको। आवाज आ रही सर मेरी? जी आ रही। हाँ आवाज आ रही। सर अभी जिस बारे में कर रहे थे कि जो समाज की जो बुक छपी है उसका अगर अपन प्रमोशन करके दिखाए तो और ज्यादा बेटर नहीं रहेगा उसके लिए? आवाज नहीं आई, फिर से वापस बोलिए जी। जो ये अभी बुक छपी
समाज की कॉपी के बाद, तो इसको हम अगर नामांकन करके और उसको दिखाया जाए तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? जी हाँ 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 हाँ, समझ गए। वो करने के लिए जा रहे हैं, हरीश भाई वही काम कर रहे हैं अभी सर। हेलो। हाँ जी, ये आप करो, जब तक मैं अपनी चीज शेयर करता हूँ, मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ। हाँ हाँ, हरीश भाई आप वही काम पे वही विषय पे काम कर रहे हैं सर। ये जो सर बोले कि उनको है ना, मतलब वो बुक को अपन है ना तकनीक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, ऐसा बोल रहे। आप यही बोल रहे ना सर? हाँ जी, सही बात है हेलो, सर, सही बात है। आप यही बोलना चाहते हैं ना कि भाई ये बुक को तकनीक के माध्यम से अपन लोगों तक, अपने सीधी समाज तक पहुंचाए, घर घर तक। आपकी आवाज नहीं है। और कोई? दिनेश भाई साहब है क्या? दिनेश भाई साहब अंदर? हरीश भाई, दिनेश भाई साहब? दयाराम जी को मौका। दयाराम जी भाषा है ना, दयाराम जी भाषा कहाँ गए? भाषा आवाज आ रही है क्या? दयाराम जी भाषा आवाज आ रही है क्या? अपने भगवान सर है ना, भगवान जी परिहार साहब, इंदौर। भगवान जी परिहार साहब, इंदौर। साहब आप कुछ बोलो ना। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब आ रही है? भगवान जी रुको थोड़ा। बताए कोई 48, ठीक है 48। किस भी हो आप, अपने कोई विचार रखना है? अपने म्यूट पे है। इंदौर से भगवान जी परिहार साहब। भगवान जी परिहार साहब को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं, दिख भी नहीं रहे मेरे को। हाँ दिख रहे हैं। भगवान भाई आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। हाँ हेलो हेलो। हाँ भैया आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही। हाँ जी, मैं इंदौर से भगवान सिंह परिहार। सबको जय माता जी की। हेलो। हाँ आ रही आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मुलेवा जी, मैं थोड़ा सा सर्विस सेंसस पर थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सर्विस सेंसस का काम अगर अपन स्टार्ट करें तो वो न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी सर्वे है
सारे सभी के जो डाटा जो है विथ फैमिली विथ बायोडाटा वो जो है पूरा एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, और उससे जो है अपन आगामी जितने भी प्लान्स है, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो फिर बाद में अपन उस आधार पे बनाने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि अभी अपने पास में न तो असेट्स के बारे में, चल संपत्ति के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है अपने को, है ना, कि भाई एक एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, साउथ की बात करें, तो इसमें जो अपने सर्वी बंधु हैं उनके पास में कितने असेट्स हैं या कितने जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले हैं, तो उनके लिए अपन क्या प्लानिंग कर सकते हैं, वो सब कुछ कब संभव होगा, जब अपन जो है सर्वी जनगणना का एक शक्तिशाली ऐप के रूप में अपन जो है उसका डाटा कलेक्ट करें अपन। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस दिशा में काम करो तो जरा ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी मैंने आपको 9 सूत्री कार्यक्रम का जो बताया था कि हमारी जो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया था ई मिलन, तो 9 सूत्र में से एक सूत्र तो अपना ई मिलन का था, लेकिन जो बाकी के 8 सूत्र में से एक सूत्र अपना समाज के सभी वर्ग एक जगह पर कैसे देख पाएंगे हम, चाहे वो गोत्र के आधार पर, चाहे वो व्यवसाय के आधार पर, चाहे वो इनकम के आधार पर, या फिर हमारे जो क्षेत्र के आधार पर हम कैसे उनको देख पाएंगे। और उसी के ऊपर हमारा काम बहुत जोरों के साथ चल रहा है। शायद हो सकता है कि 1 या 2 सप्ताह के अंदर अंदर, मतलब ये जो जुलाई है वो उस समय तक हम पूरा कर लेंगे। तो भादवी बीज के पहले पहले पूरे भारत के अंदर पूरी बडेर के लिए, मतलब मैं पूरे भारत की जो हर बडेर से हम उन लोगों को आमंत्रित करेंगे कि जो हर एक बडेर का कम से कम 1 या हो सकता है कोई 5 या 10 रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। वो हमारी जो बडेर है उसके आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं उनके डेटा वो ले करके और इस सिस्टम में डालने में अपनी मदद करेंगे। जैसे ही वो अगर करते हैं, कोई व्यक्ति अगर 100 का डालता है, कोई 25 का डालता है, कोई 50 का डालता है, तो अपने पास कम से कम ये तो निश्चित हो जाएगा कि कितनी बडेर से कितना डेटा आया है हमारे पास, है ना। तो उसके लिए डिजिटल माध्यम और ये जो प्लेटफॉर्म जो हम बना रहे हैं, इसमें ये जो 3 चीजें एक साथ सॉल्व होगी। नंबर 1 कि हमारा जो सेंसस है कि कितने लोग कौन सी जगह पर हैं, अगर कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कि राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर इन सब के अलावा अगर कोई किसी के मन में ये प्रश्न है कि भैया मध्य प्रदेश और इन सब के अलावा और कहाँ कहाँ पर है, जैसे केरला में कितने समाज है, समाज के लोग हैं, या मणिपुर मिजोरम की तरफ भी कोई अपने समाज के लोग हैं क्या, ऐसे सारे प्रश्न का उत्तर ये प्लेटफॉर्म दे पाएगा। बिल्कुल, है ना। और उसमें हाँ जी जी, बहुत अच्छा जी। इसमें हाँ सर, बोलो आप। हाँ मुलेवा जी, इसमें आपका जो है डिटेल बताइए आप, और आप क्या करना चाहेंगे आप। हाँ, तो मेरा जो डिटेल है इसकी 3 चरणों में ये काम पूरा होगा। पहला चरण, अपने जो भी बडेर की जो लिस्ट है वो हमें डालनी पड़ेगी कि इंदौर की, अगर आपके पास जैसे ही वो लिंक आएगी तो आपको इंदौर या इंदौर के आसपास जिन बडेर को आप पिन कोड के माध्यम से सर्च करोगे और वो नाम अगर आपको नहीं दिखते हैं तो आप उसमें आप इंटर कर दोगे। तो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर का जो होल रेफरेंस पॉइंट ये बनता है कि एक बडेर से कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर मान लो कि नहीं जुड़े हैं तो वो एनोनिमस रहेंगे, ताकि हम उनको बाद में टेली करके ये बता सकेंगे कि भाई कहाँ कहाँ बडेर नहीं है अपनी। और अभी जो मैंने जो किया है, बडेर अपना रेफरेंस पॉइंट बनता दिख रहा है। तो जैसे मान लो कर्नाटका में 60 बडेर है, कर्नाटका में 60 बडेर है, तो हर बडेर का कोई 500 से लेकर के 1000 परिवार एक साथ जुड़ते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बीच परिवार वाले आते हैं, 70% परिवार तो बीच के दिन बडेर में आते ही आते हैं। उस दिन हमारी टीम के लोग वहां पर इकट्ठे होकर के और कहे कि भैया चलो आज आपके स्मार्टफोन पर आप डिटेल डाल दो, हम आपको यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे। जब घर बैठो तो आप अपने परिवार के सारे डिटेल आप धीरे 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 डालते जाना। उससे उनके बच्चों का फायदा है, उनसे उनके घर में बैठी माँ बहनों का भी फायदा है, उनसे जो बैठे वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो सिस्टम संपूर्ण रूप से
छोटे से लेकर के बूढ़े व्यक्ति तक सभी के लिए अप्लीकेबल होगा, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड होगा, चाहे जिसको अपने पढ़ाई से संबंधित होगा, नौकरी व्यवसाय से संबंधित होगा। ये एक दूसरे को जोड़ने में मदद करेगा और ये जरूरत है आज अपने सभी वर्ग के लोगों की। मैं ये नहीं कहता हूँ, ई मिलन जब बनाया था तो हमारे पास उन लोगों की जरूरत थी जिनको रिश्ता करने की थी और वही लोग अभी जुड़ पाए थे। जब उसके आगे की सोची कि अगर वो जो लोग मेरे पास आकर के पूछते थे भाई मेरा भी डाटा डालना हो तो कहाँ डालूं ताकि अपने डिटेल सबको दिखे, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। बहुत अच्छा। तकलीफ अगला नरपत राम जी, आपके नॉलेज में कोई और जो बोलने वाले? हेलो, के परमाराम राम जी, आप म्यूट पे हो। आप सभी हैं, दयाराम जी जुड़ गए अलग से वापस। दयाराम जी का मैसेज आ रहा है, वो कौन दूसरों ने मैसेज किया, नहीं जुड़े। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। हाँ भवरलाल जी। हाँ सर। हाँ, मैं विष्णाराम बेंगलोर से बोल रहा। पहला तो मैं प्रेम प्रकाश जी ने कोटि कोटि प्रणाम, अपने समाज में बहुत आदरणीय है और प्रोफेसर साहब भी है और मेरी इनसे साक्षात मुलाकात बेंगलोर में हुई है। मतलब जो ये ग्रंथ लेकर आए थे यहाँ पे, तो इनकी मैं साक्षात मुलाकात हुई। मैं पहले बोलना था, मतलब वो चले गए, कोई बात नहीं, अच्छी तरह जानते हैं मुझे, बहुत अपना आदरणीय है। और जो अभी हरीश भाई ने आपने जो संवेदन दिया है बहुत अच्छा दिया। तो मतलब आज जो आपने जो ये बात बताई पूरी शिक्षा के बारे में, तो वही साक्षात्कार मेरे साथ अभी। और अभी मान लो मेरे बच्चे दोनों डिग्री कर रहे हैं, बड़ा वाला बीसीए फाइनल ईयर है, तो आपने वो बात बताई मेकले वाली, तो वही साक्षात मेरे साथ हो गया। क्या करो, अभी भले बोलते थे इंजीनियर करता है तो उनको मतलब अच्छी नौकरी मिल जाती है, अभी फिर बाद में क्या हुआ कि अभी बोलते हैं डिग्री वाला, अभी डिग्री कर रहा है तो अभी को नौकरी के मतलब फोड़े पड़ रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मतलब जैसे कि जो अपने ये इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं अपन लोग, तो ये आपने बहुत बड़ी बात बताई, इंग्लिश मीडियम से कोई लेना मतलब ही नहीं है। तो ये संस्कार अपन जो हमारे यहाँ कर्नाटक में क्या है, पूरी क्रिश्चियन स्कूल ज्यादा है, तो क्रिश्चियन स्कूल के अंदर पूरे इंग्लिश ही पढ़ाते हैं और वो पूरे क्रिश्चियन की वो भाषा ही पढ़ते हैं। मतलब अपने जो हिंदू धर्म की और ये संस्कारिक लैंग्वेज कोई कुछ मतलब ये समझते नहीं बच्चे लोग। तो ये अपन को समझना पड़ेगा सर। बिल्कुल, अपन को ये संज्ञान में लेना पड़ेगा कि भाई अपना आगे के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अपन को, मान लो जैसे हिंदी में है तो हिंदी में इनको पीएचडी कराएं या इनके डिग्री दिलाएं, या अपनी को दूसरी लैंग्वेज में करें। तो कोई इंग्लिश कोई जरूरी, इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं निकलता है आज की वजह से। तो बहुत मतलब पूरा गड़बड़ हो रहा है पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए बहुत गलत हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। और सबको जय जीरी। और जो आपने ई मिलन बनाया वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत तो बढ़िया कार्य किया आप, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे बोलने का समय दिया। आप बोले साहब आप। हाँ हरीश भाई, और अपने कोई आदरणीय बोलना चाहे तो आमंत्रण करो सर। दादाजी परमार जुड़े हैं अंजड़ से। हाँ जय माता जी। कौन बोल रहे साहब? भवरलाल बोलो सर, भवरलाल अच्छा जी गहलोत पुणे। अच्छा हाँ भवरलाल जी, जय माता जी। जय माता जी। बोला आज कोई सर चर्चा मेरी आज थोड़ा लेट हो, पर मीटिंग में अभी ज्वाइन हुई हूँ, जस्ट टाइम अभी मिलियो मैंने। तो मारो एक अनुरोध भेजियो तो आपने। हेलो जी जी, हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही। मेरा एक आपको अनुरोध भेजा था कि, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके माध्यम से
जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने पहले भी थोड़ा मैंने जाते जाते भी सुना है कि उन्होंने अच्छा गाइड्स किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ऐसी शख्सियत को लाओ हमेशा के लिए कि अपना एक तो पूरा पहले रिकॉर्ड बनाओ कि अपनी मीटिंग कौन सी हुई और कौन सी मीटिंग में क्या क्या प्रावधान रखा है और कौन से प्रावधान में कौन से बच्चों को और ये कैसा कैसा भविष्य के लिए ये प्रावधान आए। आज का जो एक माध्यम है हमारी तरफ से ये है कि भी आने वाले भविष्य में जैसे बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ करके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं या उनको डिग्री कैसे मिलनी है, क्या करनी है, आगे जाकर के अपने कौन सी लेवल पे पहुंचना है, कौन सी जगह पे या कौन सा अभ्यास या कौन सा करने से अपना लाइफ में क्या सुधार आ सकता है। ये बहुत कुछ करने के लिए अपने बच्चों को नया सुझाव के लिए, हालांकि वो नेट में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो आदमी कर चुका है वो यदि आदमी कोई रास्ता बताए तो उनके लिए और भी इजी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया सुझाव है आपका। मैं तो इस पे एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, मैं 10 सेकंड की। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होता है कि इंटरनेट पर जो है ना सब कुछ है, लेकिन हमारी भाषा में उसको हम कहते हैं वो पूरा कचरा है, जब तक कि आपको उस कचरे को अलग करके आपकी जरूरत की चीज को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। कचरे में से सोना निकालना है। हाँ, तो लेकिन हम क्या करते हैं कि जब बच्चा इंटरनेट पे जाता है तो जाना तो इधर होता है और वो जाते जाते वो निकल जाता है इधर, और उसी को हमने ये जो सिस्टम बना रहे हैं इसको कहते हैं डायरेक्टेड लर्निंग सिस्टम। मतलब आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगी और उसी डायरेक्शन में सीख पाओगे। बराबर। अच्छा, अब मेरे ख्याल से दयाराम जी जुड़ चुके हैं, उनका भी दयाराम जी। हाँ, कौन दयाराम जी जुड़े पहले? हेलो जी। हाँ, तो मेरा तो सिर्फ यही सुझाव था, क्योंकि आज मेरे को टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं ज्यादा उसका अध्ययन नहीं कर पाया। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस माध्यम से, कुटुंब के ऐप के माध्यम से देखो हर टाइप, देखो पहले तो ये ऐप बनाया है उन्होंने कि एक संबंध के लिए कि भी अपने लड़के लोग लड़की अलग होगा, एक संबंध के लिए अपन एक ऐसा बनाए प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे मतलब लोग नोंद कराए, यानी कि वहाँ पे लिखवा है कि भी अपना ये बच्चा है, वहाँ ये बच्ची है, उस गोत्र की है, इस गोत्र की है, लेकिन अपन बोलते हैं कि भाई बीच में। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल, बोलो। बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलो। आ रहा आप बोलो। हाँ, तो मेरा कहना का मतलब यही है कि भी आप रोज ऐसे सक्सेस लाए जो मतलब अच्छी डिग्री वाले हो या अच्छे गुरुजी हो, जो अच्छे ऑफिसर बन चुके हो, ताकि क्या है उसमें बच्चों को एक रुचि होगी और एक जोश रहेगा और एक नया मोड़ आएगा, समझने में, सीखने में, पढ़ने में एक नया मोड़ आएगा। क्योंकि क्या रहता है, बच्चे हर टाइप के हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास माँ बाप है, किसी के पास नहीं है, और वो वैसे लड़के अपने को मालूम पड़ेंगे कि ये लड़का पढ़ने के लिए बहुत ही टैलेंट है और ये लड़का और भी कुछ करने लायक है, लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पेमेंट का हो, फैमिली का हो या कुछ भी हो। तो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए वहां पे अपन कि उन लड़कों को अपन कुछ बना सकते हैं आराम से, और उनका फी अपनी समाज की तरफ से दे सकते हैं, और वो बड़ा होकर के उनका करेगा, समाज का वापस करेगा। ऐसा कुछ नहीं कि भी नहीं, लेकिन एक ऐसा जरूर अपन बनाए कि जो इसमें गरीब भी पढ़ सकता है और सब कुछ बन सकता है, कुछ न कुछ एक बन सकता है। वो भवरलाल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हरीश भाई ने ऐसा प्लान, यही चीज तो हम बोल रहे हैं और उसको हम करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है हरीश भाई साहब, यही तो कर रहे हैं, इसके ऊपर तो बातचीत चल रही है, उनका आइडिया तो वही है, तो उनके ऊपर अपन उनके साथ होके उनका ध्यान दें और उनके साथ सहयोग करें। बिल्कुल, हम सहयोग करेंगे, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल भवरलाल जी, है ना, हरीश भाई पूरा ऐसा प्लान ला रहे हैं कि मतलब उसमें करोड़ों रुपया नहीं लगने वाला, अपन जो करोड़ों रुपया भरता है उसका 10% में अच्छी से शिक्षा मिल जाए अपने बच्चों को। उसमें गरीब भी पढ़ सकता है, अमीर भी पढ़ सकता है, और अपन को अमीर और गरीब लड़कों को एक साथ ही पढ़ाना पड़ेगा, तब ये खाई दूर होगी। अगर ये खाई बनी रही तो है ना, अपने समाज में बहुत रिश्तों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि
बड़े आदमी बड़े घर पे रिश्ता कर लेते हैं, छोटा आदमी वैसे अलग से कर लेते हैं, तो फिर वो एक समानता नहीं आती है समाज के अंदर। बिल्कुल सही है। एक प्रश्न शायद नारायण जी सिरवी भी हाथ खड़ा करे। हाँ लो वो नारायण जुड़ने का बोल रहे हैं पर अभी तक शायद जुड़े नहीं है। अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर कोई जुड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। नारायण लाल जी सिरवी, आपने हाथ खड़ा किया है, आपका कोई प्रश्न शायद चलने गए, आप म्यूट पे हो। इस बीच में अगर कोई अपना और कोई सुझाव, राधा जी परमार, अंजर, मुकेश भैया, गहलोत, देहरी, सब म्यूट। हेलो। हाँ जी, मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू था। बिल्कुल हो सकता है। एक हरीश भाई, अगर बाबूलाल जी एक माता जी की वंदना सुना ले तो सब ठीक रहेगा थोड़ा। एक कब से इंतजार में थे लेकिन इनका नहीं हो पाया। हरीश भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, आप अगर वंदना सुनाना है, आपका उस समय ऑडियो आ नहीं रहा था। ये आज मैं मतलब लाइव कार्यक्रम में जुड़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज चंद्र दर्शन भी है, माता जी का दिन भी है। वो तो कल है, आज थोड़ी है। नहीं, हमारे यहाँ आज मना लिया। देखो ऐसे कैसे हो गया? आज एक दिन आगे पीछे हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ, मैं मंदिर नहीं जा पाया तो माता जी की आरती अरे गुरु जी ऐसा नहीं, अमोस 2 थी और चंद्र दर्शन कल है, अमोस 2 थी। अरे मैं मानता हूँ, पर क्या है वही तो बात आ रही है ना कि ये आगे पीछे क्यों हो रहा है। जब सिस्टम बनेगा तब सब एक साथ में चलेंगे। कभी आज मनाई कभी कल मनाई, ऐसा चल रहा था। अब तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो मैं आरती, आप चाहो तो मैं माता जी का भजन सुना, आप जैसा चाहो वैसा भजन ही बोल, आपकी इच्छा। ठीक है ठीक है, चलो आरती कर दो आप बाबूलाल जी, आरती। हाँ हाँ ठीक ठीक साहब, ओके ओके। बोले आई महात की जय हो, बोलिए सत्य गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए माता गुरुदेव की जय हो, बोलिए आई पंथ की जय हो, बोलिए अखंड ज्योत की जय हो। जय आई हो तेरी अम्बे माई, जय आई हो तेरी दुर्गे माई, आरती बोलो सब मिल भाई, आरती गाओ सब मिल भाई, जय आई हो तेरी अम्बे माई, जय आई हो तेरी दुर्गे माई, रावणी का घर अम्बापुर में, रावणी का घर अम्बापुर में, अवतार लियो हो जगदम्बे माई, ब्याव करन आसुर चरण आयो, ब्याव करन खिलजी चरण आयो, तोबा कर वो जान बचायो, जय आई हो तेरी अम्बे माई, जय आई हो तेरी दुर्गे माई, दाइलन में देवी पर जो भारी, दाइलन में माता बरलो हला
हो जगदम्बे माई। नाद लाहिने देवी पर जो भारी, नाद लाहिने देवी पर जो भारी, पत्थर शिला हो माँ अधर धराई। दैलान हमें देवी बर लोहलारो, दैलान हमें माजी बर लोहलारो, विधि हो जगदम्बे माई। जय आई हो तेरी अम्बे माई, जय आई हो तेरी अम्बे माई। भेदान में देवी नाथ भाषा, भैया तो मजी नहीं भाषा, बिलाड़ हो माँ जो माई। मेवाड़ रतोलाई मल्लगी माई, मेवाड़ रतोलाई मल्लगी माई। सूरज लाज बजाई, जय आई हो तेरी अम्बे माई, जय आई हो तेरी अम्बे माई। जानो नीरो देवी पूरियो मनोरथ, जानो नीरो मैया पूरियो मनोरथ। माधव जी तुम्हें लखराई, मही बीज दीवन पधराजे, मही बीज दीवन पधराजे। भाजवी जन जोत जलाई, भाजवी जन जोत जलाई। जय आई हो तेरी अम्बे माई, जय आई हो तेरी अम्बे माई। रोहित जीवन जी जो दाना, रोहित जीवन जी जो दानी, आदत मान बढ़ाई। हरिदास चित्तो पानी पर चाल्या, हरिदास चित्तो पानी पर चाल्या। अचरज करियो अहिल्या बाई, जय आई हो तेरी अम्बे माई, जय आई हो तेरी अम्बे माई। मंदिर बिलारा में पर जो भारी, मंदिर बिलारा में पर जो है भारी। अखंड जोत सोमेश्वर आई, मलवनी वर गुजरात देशना, मलवनी वर गुजरात देश में। घर घर में हो तेरो गुण यश गाई, जय आई हो तेरी अम्बे माई, जय आई हो तेरी दुर्गे माई। चिर समझ मैया तेरो यश गावे, सभी स्वजातियों तेरो गुण गावे। सुख संपत्ति में भव में पावे, भक्ति मुक्ति में सहज ही पावे। जय आई हो तेरी अम्बे
माई जय आई हूँ तेरी दुर्गे माई। जो कोई आई तेरी शरण में आवे, जो कोई आई तेरी शरण में आवे, सही हमारा पुर पावे। जय आई हूँ तेरी अम्बे माई जय आई हूँ तेरी दुर्गे माई। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते। बोलिए आई मात की जय हो, बोलिए अखंड ज्योत की जय हो। मैं मात्र 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो आरती गाई हुई है और इस आरती में पहले भी किसी महानुभाव ने एक शब्द का हेर फेर करने के लिए उसमें कुछ अपना पक्ष रखा था। तो मेरा निवेदन है कि इस आरती में एक क्रमबद्ध तरीके से माता जी जहाँ से चले, जहाँ जहाँ भी गए और अंत में वो जहाँ पर रहते हुए और अपना अंतिम समय व्यतीत किया, तो क्रमबद्ध तरीके से आरती का पूरा क्रम होना चाहिए, ऐसे मेरा निवेदन था। लेकिन जिन महानुभावों ने पहले पुस्तक बनाई, बाद में आदरणीय हमारे बड़े बुजुर्ग जनों ने उस आरती को सुना, समझा, सराहा, वही आरती आज आप लोगों के बीच में चल रही है और आगे भी यथावत जैसे सब मिल करके आज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, वैसे आगे भी चलती रहेगी। तो बोलिए आई मात की जय हो। मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं इसलिए इसमें बतलाना चाहता हूँ कि अंबापुर में अवतार लियो जगदम्बे माई, और फिर बाद में उनका ब्याह का हुआ आता है, बाद में नारले धाम जाते हैं, दाइलाना धाम जाते हैं, और ऐसे करते करते भेसाना में कीना भाटा बिलाड़े माँ जोत समाई, यानी कि माता जी ने इसके बीच में और भी कुछ पर्चे दिए थे, उसके बाद में वो समाधिस्थ हुए थे। और कहने का तात्पर्य यही है कि उनके जीवन क्रम से जुड़ी बात को जीवन क्रम से लेकर इस आरती में थोड़ा सा, अगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप इसको पढ़िए बड़े प्रेम से, क्योंकि मैंने सभी जितने भी ग्रंथ आई माता जी से संबंधित हैं उनमें मैंने कुछ पढ़ा है, और पढ़ने के बाद में कुछ इस निष्कर्ष पे मैं आया हूँ कि वास्तव में माता जी की आरती बहुत अच्छे, जिस महानुभाव ने लिखी है बड़े भाव से लिखी है, आदर के साथ में हमने सबने स्वीकार किया है, और आदरणीय कुल गुरुओं ने भी आदरणीय धर्म गुरुओं ने भी इसे अंगीकार किया है। लेकिन जहाँ पर क्रमबद्ध एक आरती का क्रम होता है, मान लो इसी आरती को हम बच्चों को जब समझाएंगे, जैसे अभी हमारे आदरणीय भोपाल के जो मैं नाम भूल रहा हूँ, जिस महोदय ने पुस्तक का मतलब पुस्तक लिखी है, पुस्तक का आदान प्रदान किया है, उसमें वो पुस्तक तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी मैं उनको भी अवगत करवा दूं कि माता जी का यह आरती का क्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। जब गाते हैं तो एक मंगलमय वातावरण बन जाता है। आगे समय अधिक नहीं लूंगा क्योंकि और भी बुद्धिजीवी लोग कुछ बोलने के लिए आतुर हैं।
और मुझसे कुछ भी गलती हो जाती, देखिए मैं जब कभी बोलता हूँ थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ बात बताने के लिए आतुर हो जाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय माता जी, सबने जय जी दी। भंवर जी आगे का कार्यक्रम आप बढ़ाइए सर। और मैं भी आगे दूंगा क्योंकि मेरे को भी थोड़ा कुछ काम है, तो मैं इससे विदा जरूर लूंगा, लेकिन आप इस मीटिंग को कंटिन्यू कर पाओगे, पोस्ट बना दिया। हरीश भाई अभी वैसे टाइम हो गया है, विदाई कर देते हैं मीटिंग का। अगर हाँ गुजराराम जी कुछ बोलना चाहते हैं, गुजराराम जी आप उसके बाद में वो करते हैं। हाँ गुजराराम जी। जय माता दी का मीटिंग से जुड़े हुए सभी आदरणीय मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीष। जो आपने आज शिक्षा के बारे में बताया है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को संस्कार मिले, और आजकल की पढ़ाई में तो कुछ संस्कार बचा ही नहीं। कृष्ण की शिक्षा है, तो आप ऑनलाइन के जरिए अगर ये प्रोग्राम रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इसमें तो हरीश भाई आपको धरातल पर